हमारा टॉपिक जो है वो करंट विषय के मुद्दे पर है, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में जैसे कि भी हाल ही में नीट परीक्षा रद्द की गई और इसका मुख्य कारण जो है परीक्षा पेपर का लीक होना बताया गया। तो क्या कारण ऐसा है कि नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो रहे हैं? भारत में पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो भारत में बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की जो परीक्षा है वो रद्द हुई है और रद्द होने का मुख्य कारण यही है कि परीक्षा में कोई धांधली हुई है या परीक्षा लीक का पेपर जो है वो लीक हो गया। तो यही आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा भारत में ऐसा क्यों हो रहा है और भारत सरकार या राज्य सरकारें इस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी दो बुनियादी चीजें जो हैं वो निजीकरण की ओर बढ़ती चली जा रही है और अगर निजीकरण की चीजें की तरफ जो जो भी चीज निजीकरण की तरफ बढ़ती चली जाएगी उसमें उस क्षेत्र में कुछ माफिया जन्म ले लेंगे। माफिया का मतलब है कि जो इन व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने लगते हैं। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य को जितना भी निजीकरण करते सरकार जाएगी उतना ही माफियाओं का शिकंजा इन क्षेत्रों पर कसता जाएगा और साथ ही में उसी अनुपात में ये दोनों क्षेत्र गरीबों से दूर होते जाएंगे। इन सेक्टर्स में काम कर रहे कर्मचारियों का शोषण उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा और उसी अनुपात में इन माफियाओं की ओर से राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले घोषित और अघोषित चंदे की राशि भी बढ़ती जाएगी। भारत यूरोप नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ भारत की पूंजीवाद बुरा है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो अमेरिका और यूरोप जैसे देश उन्नत नहीं कर सकते, लेकिन भारत की व्यवस्था यूरोपीय देशों से या अमेरिकी जो देश हैं उनसे कंप्लीट डिफरेंट है। क्योंकि भारत यूरोप नहीं है, क्योंकि बाजार की शक्तियों की मनमानी करने को नियंत्रित करने वाली नियामक एजेंसियां मजबूत और सक्रिय, यानी कि यूरोप में भी पूंजीवाद है, वहां भी निजीकरण है, निजीकरण को बढ़ावा मिलता है, लेकिन वहां निजीकरण की जो संस्थाएं हैं या निजीकरण जो बाजार है, बाजार की शक्तियों को मनमानी करने से रोकने के लिए वहां एक जो नियामक एजेंसियां हैं वो काफी मजबूत हैं और सक्रिय हैं और वहां की सरकारी एजेंसियां जो हैं वो अपने नागरिकों को इस माफिया लूट से बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। कहने और सुनने में बुरा लगता है, लेकिन सच यही है कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूंजी निवेश कर मुनाफा कमा रहे निजी क्षेत्र के खिलाड़ी जितने अनैतिक, बेईमान और निडर हैं, उसकी कल्पना भी किसी सभ्य और सुसंस्कृत देश में नहीं किया सकती। भारत के पैसे वालों को हर चीज पैसे के बल पर चाहिए, इसलिए वह हर क्षेत्र को निजी क्षेत्र के हवाले करने को कटिबद्ध है। लोअर मिडिल क्लास भी अपनी क्षमता भर बाजार में कूदफान मचाने को तत्पर रहता है और इस तरह निर्धन तबके को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाने की मंशा से निजी क्षेत्र का वो पैरोकार बन जाता है और अपनी जेबें कटवाता रहता है और अपनी भावी पीढ़ियों को अपनी अदूरदर्शिता का अभिशाप विरासत में सौंप रहा है। अगर मेडिकल की बात करें, मेडिकल क्षेत्र या मेडिकल शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि कोई भी सामान्य परिवार अपने बच्चे को डॉक्टरी तभी पढ़ा सकता है जब उसका बच्चा नीट में सर्वोच्च स्कोर लाने वालों की लिस्ट में शामिल हो, ताकि किसी सस्ते सरकारी संस्थान में उसका एडमिशन हो सके। उन सस्ते सरकारी स्थानों की सीट पर भी पैसे वालों की नजर है। इसके लिए एक समूह है जिसे शिक्षा माफिया कहते हैं, वह सब अरेंज कर देगा। अगर आपका बेटा या बेटी अधिक स्कोर करने में सक्षम नहीं है तो पेपर लीक करवा लेंगे। हजारों करोड़ का यह खेल बताया जा रहा है। निर्धन में जो योग्य बच्चे हैं उनके भविष्य की कीमत पर अवैध पैसों का खेल सारा भारत आज देख रहा है। बाकी करोड़ से अधिक खर्च कर किसी निजी संस्थान से डॉक्टर बनने का रास्ता तो खुला है। भारत की मेडिकल शिक्षा, चिकित्सा सुविधा के सेक्टर्स माफियाओं के चंगुल में है।
जहां ना जाने कितने डॉक्टर्स भी निजी अस्पताल खोलकर माफिया के रूप में अपने आप को ढाल चुके हैं। राजनेता तो सबसे ऊपर है। अधिकतर निजी अस्पताल, निजी विश्वविद्यालय, निजी संस्थान आदि में नेताओं की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूंजी लगी हुई है। उनके संरक्षण में मुनाफा कूटने का हर खेल खेला जाता है। नियामक एजेंसियों की बात ही क्या की जाए। भारत की नियामक एजेंसियां दुनिया की सबसे नकारा एजेंसियों में शुमार है, इसलिए हमें इस पर लाज भी नहीं आती। भारत का अमीर वर्ग, विशेषकर जो नया अमीर वर्ग है, वो नौ उदारवाद की को देश के एक जाल में देश को एक जाल में फंसा चुका है। इस देश के कानून, इस देश के संस्थानों, इस देश के संसाधन सुविधाओं को अपने वैध और अवैध पैसे के बल पर जो नया अमीर वर्ग है, जो नया अमीर वर्ग बना है, वह हर चीज को कब्जे में लेना चाहता है। आजकल धर्मवाद और राष्ट्रभक्तिवाद की हवा चल रही है, तो वह भी इन हवाओं के साथ उड़ता ही दिख रहा है। कल कोई और हवा चलेगी तो चोला बदलते उन्हें देर नहीं लगेगी। उनकी ना तो कोई नैतिकता है और ना ही कोई वैचारिकता है। इस वर्ग में एक कह सकते हैं लंपट वर्ग की भरमार है, जिनकी बेलगाम जो स्वास्थ्य की भूख है, उसका नतीजा पूरा सिस्टम भुगत रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में पेट्रोल बचाने के लिए निजी की जगह सार्वजनिक वाहन के उपयोग की अपीलें की। सड़कों पर देखिए कि उनकी इस अपील का असर कितना है और कितने तबकों पर है। कोई राजनेता ऑटो रिक्शा में जा रहा है, लेकिन उस ऑटो रिक्शा की फोटोग्राफी करने के लिए उनके पीछे काफिला चल रहा है। और तो फिर ये मानकर चलें कि प्रधानमंत्री की अपील का असर केवल लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं राजनेता, या फिर वास्तव में मन से साफ। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सार्वजनिक वाहन का उपयोग किया जाए। निजी वाहनों के बाजार को बूस्ट करने के लिए सार्वजनिक परिवहन सिस्टम को जानबूझकर इस देश में बर्बाद किया गया। भारत में सबसे विडंबना यही है कि हर निजी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक सेक्टर को बर्बाद किया गया। बीएसएनएल जो भारत सरकार की दूरसंचार कंपनी है, इसका हाल आप देख सकते हैं। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां को बढ़ावा दिया गया, तभी बीएसएनएल बर्बाद हुआ। सरकारी अस्पताल की हालत बदहाल की गई, तभी प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा मिला। सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया गया, तब जाकर निजी शिक्षा संस्थान बनते। निजी परिवहन के बाजार को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक परिवहन सिस्टम को जानबूझकर बर्बाद किया गया, और कम पैसे वालों के लिए सेफ्टी मानक को दरकिनार करके असुरक्षित छोटे कारों का निर्माण करके उनको खपाने का बढ़ावा दिया गया। आज इसी लचर सार्वजनिक परिवहन के भरोसे प्रधानमंत्री की अपील कितनी प्रभावी साबित होगी, ये समय ही बताएगा। प्रधानमंत्री को, पुलिस को यह आदेश देना चाहिए कि सड़कों पर जितनी अति महंगी लग्जरी गाड़ियां दिखे उन्हें रोका जाए और उन पर सवार लोगों से पूछा जाए कि कौन हो, क्या करते हो, कहां से हो, कैसे खरीदी है गाड़ी। गारंटी है कि 2/3 लग्जरी जो गाड़ियां हैं वो जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर वो चाहे सरकारी मुलाजिम हो या ठेकेदार हो या माफिया हो या कुछ भी हो। यही लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के पेपर अपने लोगों के लिए आउट करवाते हैं। यही लोग अपने से नीचे लोगों का शोषण करते हैं, और यही लोग कानून को ठेंगा दिखाते हैं। इन्हें नियंत्रित करने वाली एजेंसियां भी कुछ नहीं कर सकती। कभी कभी इन एजेंसियों की चपेट में आता है तो न्यूज बनते हैं और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। नीट परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल पहले भी उठे हैं, फिर मामले को दबा दिया गया। अब जो हुआ है उससे पूरा देश सन्न है कि हर मेधावी किंतु निर्धन बच्चा निराश है, उसका मोटिवेशन लेवल गिर रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्तार करके लकीरें पीटी जा रही हैं। मीडिया मास्टरमाइंड टाइप की सनसनीखेज खबरें चल रही हैं। क्या वास्तव में मास्टरमाइंड कभी पकड़े जाएंगे? निकट और अतीत जिसमें ऐसी घटनाएं बढ़ती गई हैं कि कितने मास्टरमाइंड कानून के घेरे में आए और उनको सजा मिली। अगर कोई सिस्टम अवैध कमाई के अबाध स्रोतों पर अंकुश लगाने में अक्षम है,
यानी कि अगर कोई सिस्टम अवैध कमाई के स्रोतों पर अंकुश लगाने में अक्षम है तो वह अवैध कारगुजारियों पर अंकुश लगा ही नहीं सकता और बिल्कुल नहीं लगा सकता, क्योंकि अवैध पैसे का स्वभाव हुआ है कि वह सिर पर चढ़कर बोलता है और हर चीज को खरीद लेने का अहंकार पैदा करता है। सभ्य और सुसंस्कृत समाजों में अवैध कारगुजारियां होती हैं, वहां भी कुछ ऐसे आपराधिक गतिविधि में शामिल लोग रहते हैं, लेकिन वहां कानून और नियामक एजेंसियों के साथ सिस्टम का एक संतुलन है। भारत में तो कोई संतुलन ही नहीं रहा। यहाँ का निर्धन तबका और सामान्य तबका हर तरह से कह सकते हो एक उसको लूजर बना दिया गया है, और माफियाओं का बोलबाला कितना है यह हर सेक्टर की अंतर कथा है। इसे आप वर्तमान में अपने चारों तरफ देख कर ही आप लगा सकते हैं कि सिस्टम की क्या हालत है।